बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जो कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम शेयर मॉड्यूलस है। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो टोटल तीन है। पहली हमने यंग्स मॉड्यूलस मैकेनिकल प्रॉपर्टी थी जो हमने इससे कबल वाले वीडियो के अंदर पढ़ी, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड की जो कि शेयर मॉड्यूलस है। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम तीसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि बल्क मॉड्यूलस है। अब ये तीनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की, जो हमें उनकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी है या उनकी खासियतें हैं उनके बारे में हमें बताते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास शेयर मॉड्यूलस के अंदर है वो ये है कि हम इनको या सिंबल जिनसे जाहिर करते हैं वो है या तो जी या तो एस। तो दो सिंबल्स के जरिए से दे छोकरा कौन दे बनियान लगे। तो शेयर मॉड्यूलस को हम अब जहां यहाँ पर जिस सिंबल से जाहिर कर देंगे वो होगी या जी या एस। अब उसके बाद हमारे पास शेयर मॉड्यूलस क्या है। शेयर मॉड्यूलस जानी जाती है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के नाम से। ये हमें बताती है कि कोई चीज कितनी सख्त है। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो कहलाई जाती है वो शेयर मॉड्यूलस है। अब ये क्या या इसकी क्या डेफिनेशन है। हम ये कहते हैं कि शेयर मॉड्यूलस एक किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो हमें ये डिस्क्राइब करके देती है कि मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू shear डिफॉर्मेशन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू इट। भाई मटेरियल के ऊपर जब हम shear डिफॉर्मेशन करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं तो वो मटेरियल उस फोर्स को कितना अपोज कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको shear स्ट्रेस देना चाह रहा हूं या इसकी shear डिफॉर्मेशन करना चाह रहा हूं तो ये रुकावट दे रहा है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन ना आए। अब ये जो रुकावट इस मटेरियल की जानिब से दी जा रही है, यही जितनी ज्यादा रुकावट ये मटेरियल देगा उसकी shear डिफॉर्मेशन या उसका shear मॉड्यूलस का वैल्यू उतना ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर ये एक छोटा सा मटेरियल है, हल्का रबड़ सा, तो इसको मैं डिफॉर्म कर रहा हूं तो ये रुकावट नहीं दे रहा। मगर जब मैं इसको फोर्स दे रहा हूं तो ये shear हो रहा है या इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रही है। तो मैं कहूंगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो रेजिस्टेंस है shear डिफॉर्मेशन में वो ज्यादा है या कम है। अब ये ज्यादा या कम कौन बताएगा, shear मॉड्यूलस का वैल्यू बताएगा। shear मॉड्यूलस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो होती है पैरेलल टू द सरफेस। मिसाल के तौर पर ये एक ही किस्म का हमारे पास सरफेस है लेकिन इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं। मैंने यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगाई जो कि पैरेलल टू द सरफेस है, तो इसके अंदर shear डिफॉर्मेशन अगर आई तो हम कहेंगे कि भाई इसका shear मॉड्यूलस का वैल्यू कम है। और shear मॉड्यूलस के अंदर अगर मैं ऐसे कहूं कि मैं इसको फोर्स दे रहा हूं मगर ये आगे मूव नहीं हो रहा या इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो मैं कहूंगा कि इस मटेरियल के अंदर जो shear डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की एबिलिटी है वो ज्यादा है, यानी कि इसका shear मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा है। अब ये जो फोर्स यहाँ पर अप्लाई की जाती है वो दो किस्म की चीजें, आप इनको ध्यान से समझें। वो फोर्स जो इनको shear डिफॉर्मेशन करने के लिए सरफेस को अप्लाई की जाती है वो पैरेलल टू द सरफेस होती है। मगर वो सरफेस जो अब रेजिस्ट कर रहा है, मगर आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में पढ़ा होगा कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर एक्शन इसका आगे की तरफ है तो इसका रिएक्शन कहाँ होगा, पीछे की जानिब। तो अगर इसके ऊपर मटेरियल के ऊपर पैरेलल टू द सरफेस फोर्स लग रही है तो जो अपोजिशन सरफेस दे रहा है वो सरफेस परपेंडिकुलर होगा। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है कि shear मॉड्यूलस एक किस्म की मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्क्राइब करके देती है मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू shear डिफॉर्मेशन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू मटेरियल सरफेस एंड रेजिस्टिंग एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो एरिया जो नीचे से उसको रेजिस्ट कर रहा है वो एरिया ऊपर वाले सरफेस से परपेंडिकुलर है। अब दूसरी बात यहाँ पर हम आसान लफ्जों में ऐसे भी कहेंगे कि shear मॉड्यूलस टेल्स अस हाउ मच मटेरियल ऑफर अपोजिशन टू shear डिफॉर्मेशन व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब स्ट्रेस अप्लाई की जा रही है तो उस टाइम वो मटेरियल shear डिफॉर्मेशन से बचने के लिए कितनी रुकावट दे रहा है, उसी रुकावट का नाम shear मॉड्यूलस है। अगर कोई
शेयर मॉड्यूलस या शेयर मॉड्यूलेशन या शेयर डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए किसी भी किस्म की रुकावट नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे कि उसका शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको शेयर डिफॉर्म करना चाह रहा हूं मगर ये शेयर डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो मैं कहूंगा कि भाई लगता है कि इसका शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा है, तभी तो ये डिफॉर्म हो ही नहीं रहा। तो इसलिए हम यहां पर ये बात कहते हैं कि शेयर मॉड्यूलस हमें बताता है कि मटेरियल कितनी अपोजिशन देगा डिफॉर्मेशन जब उसको किया जाएगा पैरेलल टू द सरफेस या पैरेलल टू द मटेरियल, जब उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। और हम यहाँ चाह रहे हैं कि इसको हम डिफॉर्म करें मगर ये नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू ज्यादा है। यहाँ पर दूसरी बात हम ये कहेंगे कि शेयर मॉड्यूलस इज द मेजर ऑफ द रिजिडिटी ऑफ बॉडी। यानी कि इन सारी बातों से ये हमें पता चलता है कि शेयर मॉड्यूलस दरअसल रिजिडिटी ऑफ बॉडी को मेजर करता है कि कोई बॉडी कितनी ज्यादा सख्त है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक ही किस्म के दो जो हैं वो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, तो मैं इसको फोर्स दे रहा हूं, पैरेलल टू द सरफेसेस दे रहा हूं, मगर इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रही, ना ये आगे मूव कर रहा है ना ये पीछे मूव कर रहा है, इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इस बॉडी की जो रिजिडिटी है अब वो ज्यादा है। जब रिजिडिटी ज्यादा है तो शेयर डिफॉर्मेशन को जो है ये रेजिस्ट करेगा और ये अपने आप को डिफॉर्म नहीं होने देगा। अगर मैंने इसके स्ट्रेस अप्लाई की पैरेलल टू द सरफेस और ये डिफॉर्म हो गया, तो मैं कहूंगा कि भाई लगता है कि ये बहुत ब्रिटल है, लगता है कि ये बहुत कमजोर है, यानी कि ये ज्यादा स्टिफ नहीं है, यानी कि ये ज्यादा रिजिड नहीं है। तभी हम कहेंगे कि इसका शेयर मॉड्यूलस का वैल्यू जो है वो कम है। अब ये बार बार चीजों को रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको छोटी छोटी चीजें मुख्तलिफ एंगल से अगर हम समझाएं तो वो आप तक आसानी से पहुंचे। किसी स्टूडेंट को किस एंगल से समझ आती है, किसी को किस एंगल से, तो सेम ही लफ्जों को मुख्तलिफ अंदाज में दोहराना इसलिए जरूरी है ताकि हर स्टूडेंट इन डेफिनेशंस को इंतहाई आसान नमूने से समझ ले। अब उसके बाद हम यहाँ पर यह बात कहते हैं कि हमने यंग्स मॉड्यूलस के अंदर पढ़ा कि यंग्स मॉड्यूलस इज आल्सो इज द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशो है उसको हम यंग्स मॉड्यूलस कहते हैं। ये कैसे? ये हमने उसके अंदर पढ़ा। लेकिन जब आप शेयर मॉड्यूलस के अंदर आते हैं तो बात सेम ही है लेकिन थोड़े अल्फाज चेंज हो जाते हैं। शेयर मॉड्यूलस जो हमारे पास यहाँ पर है वो है रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन। बस सिर्फ एक लफ्ज का इजाफा करना है, वो है स्ट्रेस के साथ भी शेयर लगाएं, स्ट्रेन के साथ भी शेयर लगाएं, तो वो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी फिर शेयर मॉड्यूलस की। तो यहां पर अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारा जो फार्मूला बनेगा वो कुछ ये बनेगा कि शेयर मॉड्यूलस इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस टू द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेन। यानी कि शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन, ये इन दोनों का रेशो जो होगा वो शेयर मॉड्यूलस के बराबर होगा। अब ये इसका डिस्क्रिप्टिव फार्मूला है। यहां से आगे हम चलते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें आप इसको। सबसे पहले आपके पास ये जो शेयर मॉड्यूलस है उसको हम जाहिर करते हैं जी के साथ। तो हम जहां पर शेयर मॉड्यूलस लिखा होगा वहां पर हम लिख देंगे जी। उसके बाद ये जो आपके पास शेयर स्ट्रेस है, लेकिन अगर इसके साथ शेयर ना हो और सिर्फ स्ट्रेस हो तो फिर तो हम उसको सिग्मा से जाहिर करेंगे। मगर अगर आपके पास शेयर स्ट्रेस आ जाए तो शेयर स्ट्रेस को हम जाहिर सिग्मा से नहीं बल्कि हम उसको जाहिर टा से करते हैं, TAU। तो अब ये जो सिंबल टा है हम वो लिखेंगे, शेयर स्ट्रेस की जगह हमने लिखा टा। और दूसरी बात, ये जो टा है या शेयर स्ट्रेस है वो बराबर है फोर्स अपान एरिया के। यानी कि जो फार्मूला स्ट्रेस का है वही फार्मूला शेयर स्ट्रेस का है और वो दोनों का फार्मूला सेम है। इस हिसाब से जो फार्मूला जो यूनिट स्ट्रेस का होगा वही यूनिट शेयर स्ट्रेस का होगा। दूसरी बात हम यहां पर आते हैं कि ये जो शेयर स्ट्रेन है आपके पास वो बराबर, अगर शेयर उसके साथ ना हो सिर्फ स्ट्रेन हो फिर तो वो ईटा के बराबर है। मगर अगर वो शेयर स्ट्रेन हो जाएगा तो फिर उसको आप रिप्रेजेंट ईटा से नहीं करेंगे, फिर आप उसको रिप्रेजेंट गामा से करेंगे। यानी कि शेयर स्ट्रेन का जो सिंबल है वो गामा है और गामा से पहले अगर आप देखें कि स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा एल ओवर एल। मगर
यहां पर आप देखेंगे कि जब आप शियर स्ट्रेन दे रहे होंगे या शियर फोर्स दे रहे होंगे तो उसके अंदर जो शियर डिफॉर्मेशन आती है, तो शियर डिफॉर्मेशन कोई लेंथ में चेंजेस नहीं आती, बल्कि वो सिर्फ टेढ़ा हो जाता है, लेंथ उसकी उतनी होती है। टेढ़े होने से क्या होता है कि वो हॉरिजॉन्टल कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर देता है, यानी डेल्टा एक्स। तो बजाय कि अब यहां पर आप डेल्टा एल लिखें, आप यहां पर लिखेंगे डेल्टा एक्स, क्योंकि जब शियर डिफॉर्मेशन होती है तो उस टाइम जो लेंथ जो यहां पर है वही लेंथ यहां पर होगी, लेंथ में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, मगर जो तब्दीली आएगी वो सिर्फ ये आएगी कि यहां से लेकर यहां तक जो होना था ये यहां तक मूव हो चुका है। इसका मतलब इसने अपने ओरिजिनल डिस्टेंस से डेल्टा एक्स मुफासला ट्रेवल किया है, डेल्टा एल नहीं हुई, यानी चेंज इन लेंथ नहीं हुई, मगर उसने अपनी जगह ओरिजिनल से थोड़ा आगे मुड़कर गया है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। इसलिए जहां पर डेल्टा एल होगा वहां पर आप डेल्टा एक्स लिखेंगे, बाकी जो इसकी लेंथ पहले थी वही उसकी लेंथ बाद में है। तो अब ये जो फार्मूला आपके पास डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एल आया, यह फार्मूला आपका है शियर स्ट्रेन का, सिर्फ स्ट्रेन का फार्मूला है डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। शियर स्ट्रेन का जो फार्मूला है वो है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब यहां पर आप आए कि भाई ये जो शियर मॉड्यूलस है वो बराबर जी के है, शियर स्ट्रेस बराबर टा के है, और शियर स्ट्रेन बराबर है गामा के। जहां पर शियर स्ट्रेस लिखा हुआ है यानी टा लिखा हुआ है, उसकी जगह आपने उसका वैल्यू रिप्लेस किया फोर्स अपॉन एरिया। जहां पर शियर स्ट्रेन लिखा हुआ है यानी गामा लिखा हुआ है, आपने उसकी जगह उसका वैल्यू रिप्लेस किया, यानी डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो एल डिवाइड में है ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी इनके साथ मल्टीप्लाई। तो ये फार्मूला ऐसे भी हो जाएगा G इज इक्वल एफ अपॉन ए इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और ये आपके सिंध बुक बोर्ड के टेक्स्ट बुक के अंदर है। बाकी दूसरे बुक्स के अंदर कुछ इस तरह भी है आपके पास कि अगर आपके पास एफ अपॉन ए है तो बीच में ये अपान बता रही है कि वो डिवाइड में है, डिवाइड किसके में है, डेल्टा एक्स ओवर एल के। अब अगर आप मैथमेटिक्स के उसूलों को समझते हुए ये देखेंगे कि डिवाइड को जब आप चेंज करते हैं मल्टीप्लाई की साइन में, तो इस साइड वाला जो टर्म होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, यानी डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो गया, और यहां पर जब आप फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एल के साथ तो ये ऐसे हो जाएगा, एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स के साथ तो वो ऐसे हो जाएगा। तो अब आपके पास जो जी है यानी कि आपके पास जो शियर मॉड्यूलस है उसका ये फार्मूला भी हो सकता है और ये फार्मूला भी हो जाएगा, या फार्मूला ये सेम है दोनों। तो ये फार्मूला आप लिखें या ये फार्मूला आप इसका लिखें, या इसका फार्मूला ये लिखें या ये लिखें, ये चारों फार्मूलाज अब आपके पास हैं। आई होप कि आपको कहीं पर भी किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आनी अगर आपको ये सारे फार्मूलाज इनकी जो वेरिएशन है वो आपको पता होंगी, क्योंकि एमडीकेट और मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स के अंदर यही थोड़ी वेरिएशन आपको आगे चलकर परेशान करती हैं। तो इनको इंतहाई बेहतरीन नमूने से आप समझ लें। उसके बाद यहाँ पर हम देखना चाहेंगे एंगल को। अब अगर आप एंगल को देखते हैं तो एंगल हम मालूम करते हैं मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टेन थीटा के जरिए से। अब यहाँ पर ये जो टेन थीटा है वो बराबर होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हम जिसको ले रहे हैं वो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एक्स। तो हमने परपेंडिकुलर की जगह लिख दिया डेल्टा एक्स, और ये जो बेस है वो हम ले रहे हैं इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को जो कि इसकी लेंथ है, यानी यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ है, और यहां से लेकर यहां तक इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। जो डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रेवल किया वो डेल्टा एक्स है, वो परपेंडिकुलर है। जो उसकी लेंथ है वो आपके पास उसके लिए बेस है। तो हमने जहां पर बेस था वहां पर लिख दिया एल, जहां पर परपेंडिकुलर था वहां पर लिख दिया डेल्टा एक्स। तो अब आपके पास ये फार्मूला हो चुका है टेन थीटा इज इक्वल डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि डेल्टा एक्स को हमने परपेंडिकुलर क्यों किया, ये चीज हम रिप्रेजेंट या इसको हम एलाबोरेट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास टेन थीटा है, अगर आप फार्मूला थीटा का लेना चाहेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन जब दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा इनवर्स, तो टेन इनवर्स इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। अब ये सेम फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा एक्स यहाँ पर है वो
और टेन थीटा यहाँ पर, ये एक दूसरे की जगहों को रिप्लेस करेंगे, तो ऐसे भी हो जाएगा कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टेन थीटा डिवाइडेड बाय एल। तो आपके पास या आपकी रिक्वायरमेंट में जो भी फार्मूला हो, वो उस तरीके से आप इस फार्मूलाज को लिख सकते हैं। आपको इनकी वेरिएशंस का मालूम होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा फार्मूला यहाँ पर ये है कि भाई आपने ये पढ़ा है कि G इज इक्वल टू टा डिवाइडेड बाय गामा, और गामा जो है यानी कि जो शेयर स्ट्रेन है वो बराबर होती है टेन थीटा के, क्योंकि शेयर स्ट्रेन के अंदर एक किस्म का रेशो है, और टेन थीटा भी तो एक किस्म का रेशो ही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। तो इस हिसाब से जो शेयर स्ट्रेन है वो आपके पास बराबर है टेन थीटा के। तो आपने जहां पर टेन थीटा था, ये फार्मूला अब हो चुका है। टेन थीटा को आपने जी की जगह लिखा और जी को आपने टेन थीटा की जगह लिखा। तो अब आपके पास यहाँ पर हो गया टेन थीटा इज इक्वल टा ओवर जी, या अगर आपको थीटा का वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स टा अपॉन जी। और ये भी आपके पास फार्मूलाज मुख्तलिफ बुक्स के अंदर और इंटरनेट के अंदर हैं, इसलिए आपको हर किस्म के हिसाब से आपको चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये आपका टॉपिक आ गया और ये दो चीजें नहीं हैं, तो ये दो चीजें उससे लिंक्ड जरूर हैं। जब टीचर शेयर मॉड्यूलस के ऊपर कोई टॉपिक का एमसीक्यूज बनाएगा, तो वो ऐसे नहीं देखा गया शेयर मॉड्यूलस का फार्मूला आपके पास जो है वो क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है या इस तरह लिखा हुआ है। वो कहेगा कि भाई शेयर मॉड्यूलस का टॉपिक इस बुक के अंदर है। अब अगर है तो उससे रिलेटेड फार्मूला कोई भी वो दे सकता है। तो इसलिए इन फार्मूलाज को, इन चीजों को आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बात यह है कि आपने ये देखा होगा कि हमने परपेंडिकुलर वाली जगह पर मुफासला लिखा है हॉरिजॉन्टल का, और बेस वाली जगह पर लिखा है हमने मुफासला वर्टिकल वाला। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर या ज्योमेट्री के अंदर मोस्टली हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम बेस कंसीडर करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट को या परपेंडिकुलर साइड को हम जो है वो कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर, और हॉरिजॉन्टल को हम कंसीडर करते हैं बेस। लेकिन यहां पर हमने उल्टा किया है। उसकी वजह कुछ ये है कि भाई वर्टिकल साइड जो यहां पर हमारे पास है, जो कि उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ को हमने कंसीडर किया है एज अ रेफरेंस लाइन। यानी कि यहां पर जो मेन काम सरंजाम देगी वो रेफरेंस लाइन काम सरंजाम देगी, और रेफरेंस लाइन उसकी लेंथ है। और वो रेफरेंस लाइन एक्ट करेगी एज अ फ्लोर ऑफ द डिफॉर्मेशन ट्राइंगल। ये जो डिफॉर्मेशन ट्राइंगल है, इस डिफॉर्मेशन ट्राइंगल का जो पूरा फ्लोर है, वो फ्लोर कौन है? वो लेंथ है। इसलिए हमने लेंथ को कंसीडर किया है एज बेस, क्योंकि जो रेफरेंस लाइन होती है वो हमारा बेस होता है। यानी कि आपने ऐसे ही समझे कि भाई ये लेंथ है और ये डेल्टा एक्स है, और ये जो है आपकी दूसरी साइड है। तो लेंथ आपकी बेस हो गई और डेल्टा एक्स आपके पास परपेंडिकुलर हो गई। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बराबर किया डेल्टा एक्स के, और बेस को हमने रिप्रेजेंट किया एल के साथ। तो आई होप कि आपको इन टॉपिक्स के अंदर जो भी बारीक चीजें थी वो आपको जरूर समझ आ गई। तो हमारे लेक्चर को जरूर सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।